वेलकम टू ओमेगा प्रो क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी में दो चीज़ का सॉल्युबिलिटी, सॉलिड का और गैस का, उन दोनों के बारे में पढ़ा। आज जो है सो हम लोगों के पास है सॉल्यूशन का सेकेंड वीडियो, और इस सेकेंड वीडियो में मेनली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये है हम लोगों का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले जान लें हम लोग कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते किसको हैं। तो बताया गया कि वैसा प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का जो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है और नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स से इंडिपेंडेंट होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोगों के पास दो सॉल्यूशन है, मान लिया कि दो सॉल्यूशन हम लोगों के पास है, एक सॉल्यूशन है ग्लूकोज का और एक सॉल्यूशन है यूरिया का। दो सॉल्यूशन हम लोगों ने लिया, फर्स्ट सॉल्यूशन है ग्लूकोज का और सेकंड सॉल्यूशन है यूरिया का, और इसका भी मोलैरिटी 1 है। मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन भी 1 है, और जो यूरिया का सॉल्यूशन है उसका भी मोलैरिटी अगर 1 है, तो बताया गया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर हम लोग मेज़र करें यूरिया का और ग्लूकोज का, अगर दोनों का कंसंट्रेशन 1-1 है, कुछ भी वैल्यू सेम सेम वैल्यू है, तो दोनों का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का भी वैल्यू सेम आएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके पास एक सॉल्यूशन ग्लूकोज है या फिर यूरिया है, जबकि बायोलॉजिकली अगर हम लोग देखें तो ग्लूकोज को हम लोग पी सकते हैं, ग्लूकोज का सॉल्यूशन पीने से वैसा कुछ नुकसान नहीं है। यूरिया का सॉल्यूशन हम लोगों के लिए हार्मफुल है, तो यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को उससे कोई मतलब नहीं है, बट हम लोगों को उससे मतलब है। तो ये होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नेचर, और इस बात को आगे न्यूमेरिकल से भी आप देख सकते हैं कि ऐसा होता है। तो पहले हम लोग जान लें कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में किस पर वो डिपेंड करेगा। तो कहते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैसा प्रॉपर्टी होता है जिसको कहते हैं कि ये डिपेंड्स अपॉन नंबर, ये नंबर पर डिपेंड करता है, और इंडिपेंडेंट होगा किससे, तो नेचर से। एंड इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नेचर से इंडिपेंडेंट होता है। तो इसको हम लोग कह देते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और कितने टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं उसको हम लोग अभी नोट कर लेते हैं। तो अपने पास जो टाइप्स है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, वो फर्स्ट अपने पास है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फर्स्ट टाइप इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। शॉर्ट में इसको लिखते हैं RLVP। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज द फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों के पास है ऑस्मोटिक प्रेशर। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। elevation in boiling point is the third colligative property, and fourth colligative property is depression, depression in freezing point। तो अपने पास चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो एक एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग अभी एक्सप्लेन कर लेंगे, सबका फॉर्मूला देख लेंगे क्या क्या होता है। पहला अपने पास था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, शॉर्ट में हम कह रहे थे RLVP। मतलब क्या है, तो जैसे दो यहाँ पे हम बीकर बना दें, एक में अपने पास मान लेते हैं वाटर है, और एक दूसरा बीकर है, इसमें अपने पास वाटर में तैयार किया हुआ कोई सोल्यूशन है। मान लेते हैं कि इसमें चीनी मिला के हम लोग सोल्यूशन तैयार कर लें।
तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे पी नॉट से, और इसका जो वेपर प्रेशर होगा इसको रिप्रेजेंट करेंगे पी एस से। तो देखने में क्या मिला कि प्रेशर जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है वो थोड़ा सा कम होता है। उसका रीज़न ये है कि सॉल्यूशन में यहाँ पर आप देखेंगे अगर तो सिर्फ सॉल्वेंट नहीं है, इसमें सॉल्वेंट इधर है, सॉल्वेंट इसमें है, इसमें जो भी सरफेस बना हुआ है वो सिर्फ सॉल्वेंट दैट इज वाटर से बना हुआ है। लेकिन यहाँ का जो सरफेस आपका बना हुआ है वो सिर्फ वाटर से नहीं बना हुआ है, कुछ सॉल्यूट का पार्टिकल भी आया हुआ है, इसलिए सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को वेपर में बदलने का मौका कम मिलेगा, और उसकी वजह से यहाँ जो वेपर प्रेशर बनेगा वो भी कम हो जाएगा। मतलब क्या है कि पी नॉट का वैल्यू ज़्यादा होगा और पी एस का वैल्यू कम होगा। तो हम लोग कहेंगे कि जो प्योर लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है और जो सॉल्यूशन है अपने पास उसका वेपर प्रेशर कम होता है। तो यहाँ अगर पी नॉट माइनस पी एस लिखा जाए, इसको हम लोग नाम देंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या, तो उसमें बताया गया कि पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, दैट इज जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है उसको जब इनिशियल वेपर प्रेशर से डिवाइड कर दें तब जो आएगा उसको हम लोग नाम देंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है वो हम लोगों ने डिस्कस किया, और इसका रूल क्या है। तो बताया गया कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दैट इज पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये अपने पास एक रूल हो गया कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जिसको पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये सिंपली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक्सप्लेनेशन अपने पास है, ये ध्यान में रखना है फॉर्मूला। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो अपने पास था वो था ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको हम लोग कहेंगे दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल जो हम लोग लिखते हैं वो है पाई। और बताया गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, उसके पहले हम लोग समझ लें ऑस्मोसिस को। जैसे अपने पास एक बीकर है और इस बीकर में एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन रखा गया है, और इधर अपने पास जो है सो एक साइड में है वाटर और दूसरे साइड में है वाटर में तैयार किया हुआ कोई सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा सॉल्यूशन साइड और वाटर साइड में कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। इधर का कंसंट्रेशन कम और इधर का कंसंट्रेशन ज़्यादा। तो देखने में क्या मिलता है कि जब सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से डिफरेंट कंसंट्रेशन के लिक्विड्स को हम लोग सेपरेट करते हैं तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होगा फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। यहाँ थोड़ा केयरफुल रहना है हर जगह। टेम्परेचर जैसे अगर देखें तो हायर टेम्परेचर एक जगह हो और एक जगह लोअर टेम्परेचर हो तो हीट फ्लो करेगा फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। करंट के केस में बात करें तो करंट फ्लो करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कोई ऑब्जेक्ट है तो हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाएगा। बट इन केस ऑफ सॉल्यूशन ऑस्मोसिस में जब बात करते हैं तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो लोअर कंसंट्रेशन किधर, पानी साइड जिधर प्योर वाटर है, और हायर कंसंट्रेशन किधर, जिधर सॉल्यूशन है। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट आएगा इधर से इधर की तरफ। इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग ऑस्मोसिस। शॉर्ट में ऑस्मोसिस अगर देखें तो आपको केयरफुल रहना है कि ऑस्मोसिस में मूवमेंट होता है किसका, तो ऑस्मोसिस में मूवमेंट होता है सॉल्वेंट का। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट किधर से किधर, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू, बीच में होना चाहिए, जरूरी है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन कोई बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस हो गया।
और इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर में बताया गया कि ये जो अपने पास हायर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन पे अगर बाहर से आप एक प्रेशर अप्लाई करना शुरू करेंगे तो ये जो मूवमेंट है सॉल्वेंट का वो धीरे धीरे स्लो डाउन होगा, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे इसका मूवमेंट और कम होते जाएगा, और एक ऐसा प्रेशर का वैल्यू आएगा जिस जगह पर ये मूवमेंट एग्जैक्टली रुक जाएगा, जरा सा भी मूवमेंट नहीं होगा। तो उस प्रेशर को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। दैट इज कह सकते हैं हम लोग कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टॉप ऑस्मोसिस। जस्ट ऑस्मोसिस को रोक देने के लिए जो प्रेशर चाहिए उसको कह देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या, शॉर्ट में यहाँ पे ओपी लिखेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, तो कहते हैं प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड, pressure which is required to just stop osmosis. Pressure which is required to just stop osmosis is called osmotic pressure, और इसका सिंबल हम लोगों ने लिखा हुआ है पाई से डिनोट करते हैं। अब इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग देख लें, व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखा गया कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का सिंबल हम लोग लिखेंगे सी, एंड पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देखा गया कि टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन, सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ऑस्मोटिक प्रेशर। इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग कह सकते हैं कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी। और प्रोपोर्शनल साइन हटा के इक्वल साइन लाना हो तो एक कांस्टेंट आया आर सी टी, अरेंज करके लिखते हैं इसको पाई इक्वल्स टू सी आर टी। ये अपने पास ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें सब चीज़ का मीनिंग जान लें। सी क्या, तो सी कहते हैं कंसंट्रेशन। कौन सा कंसंट्रेशन का मेथड, मोलैरिटी, मोलैरिटी मोल पर लीटर। आर क्या, तो आर हम लोग कहेंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। कई सारा वैल्यू होता है, जैसे 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, एक वैल्यू ये है। 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन, एक वैल्यू ये है। 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, एक वैल्यू ये है। 2 अप्रोक्सीमेटली 1.987 होता है कैलोरी per mole per Kelvin. These are values of universal gas constant R. And T अपना क्या होगा, T is temperature, याद रखना है, in Kelvin. टेम्परेचर जनरली क्वेश्चन में आपके पास डिग्री सेल्सियस में होगा। We will add 273 to convert it into Kelvin. Kelvin में बदल करके ही इसमें यूज करेंगे। ये तो अपने पास पाई इक्वल्स टू सी आर टी हुआ। थोड़ा सा इस इक्वेशन को और इलेबोरेट करेंगे अगर, तो पाई इक्वल्स टू सी आर टी, और सी क्या था, सी था कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब पीछे हम लोगों ने पढ़ा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो सी के बदले हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और आगे लिख सकते हैं आर टी। सी के बदले एन बाई वी लिख दिए। आगे एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं, तो गिवन मास बाय मोलर मास, आर टी आई वी। तो अपने पास ये एक्सप्रेशन हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, पाई इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई एम आर टी बाई वी। यहाँ पर सारे टर्म्स का मीनिंग एक बार अगर देख लें तो स्मॉल डब्ल्यू क्या है, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट। एम क्या है, ये है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आर टी तो पता है, पीछे अभी हम लोगों ने देखा। वी इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वी इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस यूनिट में, लीटर में। क्वेश्चन में मिलीलीटर होगा, जरूर से जरूर उसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। एक बात और, आपके पास क्वेश्चन में एनसीईआरटी वगैरह में आप देखेंगे डेसीमीटर क्यूब में लिखा रहता है, दैट इज 1 डेसीमीटर क्यूब। अगर कहीं लिखा इट मीन्स कि 1 लीटर ही है। 1 डेसीमीटर क्यूब और 1 लीटर दोनों सेम ही है। तो लीटर अगर रहे तो ठीक, डेसीमीटर क्यूब रहे तो वही वैल्यू।
मिलीलीटर हो तो उसको चेंज कर लेंगे, और इससे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का कैलकुलेशन करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ एक बात निकल करके आता है, आप ध्यान देंगे तो जो पाई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। ये एक इंफॉर्मेशन है जो जरूरी है कि जो पाई है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सॉल्यूट के मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपके पास 2-3 सॉल्यूट दिया हो जिसका मोलर मास सबसे ज़्यादा होगा, उसकी वजह से जो ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू आएगा वो सबसे कम होगा। यहाँ पर केयरफुल रहना है। अगला जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों के पास है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और उसके बाद फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सिंबल इसके लिए यूज करेंगे डेल्टा टी बी। बोला गया कि when a solute is added to a solvent तब क्या होगा। जैसे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कहें पी नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पीएस। तो अगर हम लोग कोई सॉल्यूट ऐड करें और वो सॉल्यूट अपना नॉन वोलेटाइल हो तो देखने में क्या मिला कि वेपर प्रेशर कम हो जाता है, मतलब पी नॉट ज़्यादा होगा, पीएस कम हो जाएगा। और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में जो डिक्रीज होता है उसको हम लोगों ने पीछे पढ़ा रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर में। अब इस वेपर प्रेशर की वजह से क्या होगा, तो वेपर प्रेशर जब सॉल्यूशन का कम हो जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसमें हम लोग कहेंगे ड्यू टू दिस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इंक्रीज्ड। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन होता है द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अगर वेपर प्रेशर किसी का कम हो गया, उसका टारगेट है कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मान लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहीं किसी जगह का 760 मिलीमीटर है, टारगेट है कि 760 पहुंचना है, लेकिन ड्यू टू द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अब वो 760 नहीं पहुंच रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे तब वो 760 को अचीव कर पाएगा। इस वजह से कहते हैं कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इंक्रीज्ड, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और हम लोग अगर सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को कहते हैं कि टी एस है तो ये ज़्यादा होगा, और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम कहें कि वो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट अगर हम कहते हैं कि टी ज़ीरो है तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, टी एस माइनस टी नॉट। ये क्या होगा, तो यही होगा डेल्टा टी बी, जिसको क्या कह रहे थे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पहले तो समझ में आया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीज्ड एंड दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है उसके बारे में लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिला, उसको यहाँ पे लिख दें कि फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स जो रिजल्ट अपने पास आया दैट वाज डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन हम लोगों को मिला। और इसका जो प्रोपोर्शनल वाला साइन है उसको हटा के इक्वल का साइन लाना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि डेल्टा टी बी अभी पीछे लिखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, मोलैलिटी का सिंबल लिखेंगे स्मॉल एम। तो आगे अगर हम लोग लिखें कि डेल्टा टी बी
इक्वल, तो एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा, वो कांस्टेंट है के बी, एंड मोलैलिटी का सिंबल लिखेंगे स्मॉल एम। और यहाँ पर जो अपने पास कांस्टेंट आया के बी, उसका नाम होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। नाम क्या है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी का दूसरा नाम होता है एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। डेल्टा टी बी जो है अपने पास, ये इक्वल हो गया के बी इंटू मोलैलिटी, जिसमें के बी का नाम अलग अलग है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट एंड एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एक चीज़ और, के बी का यूनिट क्या होगा? तो यहाँ से हम लोग अगर के बी इक्वल्स टू लिखना चाहें तो वी कैन राइट के बी इक्वल्स टू डेल्टा टी बी बाई मोलैलिटी, डेल्टा टी बी अपॉन मोलैलिटी। तो अगर यूनिट बताना हो, यूनिट ऑफ के बी बताना हो, तो ऊपर अपने पास डेल्टा टी बी है, टेम्परेचर का चेंज हो चाहे अकेले टेम्परेचर हो, उसका यूनिट तो केल्विन ही होता है, और मोलैलिटी का यूनिट मोल पर केजी होता है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे मोल पर केजी, और अगर सीधा करके लिखें केजी ऊपर ले जाएं तो केबी का यूनिट क्या मिलेगा? केबी का यूनिट मिलेगा केल्विन केजी पर मोल। ये ध्यान में रखना है, केल्विन केजी पर मोल। केबी का जो इसका नाम है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, इसका यूनिट। इसके बाद हम लोगों के पास अगला जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है अपने पास, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सिंबल यूज करते हैं इसके लिए डेल्टा टी एफ, और सारा एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का था। सिंपली ये है कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज डिक्रीज्ड, एंड दिस डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और स्टडी से ये सीधा पता चला, हम सीधा रिजल्ट लिखते हैं कि डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो इक्वल करें अगर, तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलैलिटी। और अगर आप मोलैलिटी का पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे रखना चाहते हैं तो के एफ मोलैलिटी के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, दैट इज ए बाई एम इंटू 1000 बाई बी, और ये अपने पास फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा डेल्टा टी एफ निकालने का। के एफ का नाम अलग अलग है, के एफ का नाम हम लोग कहते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, के एफ का नाम कहते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। एक और नाम इसका होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये सब नाम है के एफ सिंबल जो अपने पास है, जिसका सिंबल का कांस्टेंट वैल्यू है। और वाटर के लिए इसका वैल्यू 1.86 होता है, केबी का वैल्यू 0.52 होता है, वो सब एक एक्सपेरिमेंट से निकलता है, उसका फॉर्मूला अलग है। तो ये डेल्टा टी एफ के बारे में है। तो ये था अपने पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक बार इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे लिख लें बोर्ड पे। जो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा, वो हम लोगों ने पढ़ा पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। फिर हम लोगों ने पढ़ा ऑस्मोटिक प्रेशर वाज पाई, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ऑस्मोटिक प्रेशर जो अपने पास था दैट वाज पाई, पाई इक्वल्स टू पढ़ा सी आर टी। फिर हम लोगों ने डेल्टा टी बी पढ़ा, डेल्टा टी बी क्या? तो डेल्टा टी बी कहते थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये इक्वल था के बी इंटू मोलैलिटी। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ क्या? तो के एफ इंटू मोलैलिटी। ये 4 इक्वेशन पढ़ा, चारों इक्वेशन का सवाल लोग बनाना शुरू करते हैं, सही बन रहा था। बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ सवाल में आंसर सही मैच करता है, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच करता है,
और कुछ सब्सटेंस के केस में उसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं मैच कर रहा था। अब समस्या शुरू हो गया कि कुछ का मैच कर रहा है, कुछ का नहीं मैच कर रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गया। तो काफ़ी जब स्टडी हुआ तब इसमें पता चला कि एक चीज़ मिसिंग है। मतलब इतना चीज़ हम लोगों ने पढ़ा, वो गलत नहीं था, वो ठीक था। उसमें एक मॉडिफिकेशन कर गया, और उस मॉडिफिकेशन में क्या था कि एक सिंबल यूज़ किया आई। तब इक्वेशन में बोला गया कि एक सिंबल आप यूज़ करेंगे आई, आई से सबको मल्टीप्लाई कर देना है, आई से सबको मल्टीप्लाई कर देना है। और आई क्या है? तो आई जो सिंबल है दैट इज कॉल्ड वांट ऑफ फैक्टर। वांट टी है, वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस सारे प्रॉपर्टीज पे बहुत सारा रिसर्च किया। उनके बारे में एक और बात, नोबेल प्राइज देने की शुरुआत हुई 1901 से, एंड वांटॉप वाज द फर्स्ट नोबेल लॉरिएट इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में पहला नोबेल प्राइज उन्हीं को मिला था। उनका ये कंट्रीब्यूशन इसमें है कि सब जगह एक फैक्टर उन्होंने एक कांस्टेंट कहा कि इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे तो ये अब इक्वेशन सारे टाइप के सॉल्यूट पर सही सही आपको आंसर देगा। तो पिछला जिसमें हम लोगों ने कहा कि नहीं भी लिखते थे तो बन रहा था, उसका क्या रीज़न था? उन्होंने कहा कि आई का वैल्यू उन सारे केसेस में 1 था। कब 1 होता है? तो बोला कि अगर आपके पास जो सॉल्यूट है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहने का क्या मतलब है? तो वैसा सब्सटेंस जो ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर आयन नहीं प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ग्लूकोज है, यूरिया है, शुगर है, प्रोटीन है, कोई कार्बोहाइड्रेट है, ये सारा बायोमोलिक्यूल, सारा पॉलीमर कोई आयन नहीं प्रोड्यूस करेगा, उन सबों को कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एंड फॉर ऑल नॉन इलेक्ट्रोलाइट वांट ऑफ फैक्टर इज 1। अगर आई का वैल्यू 1 नहीं हुआ तो अपने को इसका वैल्यू इस्तेमाल करना जरूरी है। आई का वैल्यू 1 कब नहीं होगा? तो बोला गया कि ये 1 नहीं होगा फॉर इलेक्ट्रोलाइट। वांट ऑफ फैक्टर इज नॉट इक्वल टू 1 फॉर इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन आएगा? तो इलेक्ट्रोलाइट में हम लोगों के पास आएगा एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इन सबों के केस में वांट ऑफ फैक्टर 1 नहीं आएगा। तो वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है और उससे रिलेटेड क्या मॉडिफिकेशन करना, वो हम लोग अगले इसमें देख लेते हैं आगे। तो वांट ऑफ फैक्टर 1 जब नहीं होगा तब के कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। दो सिचुएशन हो सकता है, अगर वांट ऑफ फैक्टर 1 होना ही नहीं है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो वांट ऑफ फैक्टर 1 से बड़ा हो जाएगा या फिर वांट ऑफ फैक्टर 1 से छोटा हो जाएगा। तो बड़ा कब होगा और छोटा कब होगा? तो बोला कि अगर आपके पास कोई सॉल्यूट है ए बी, एंड ए बी अगर डिसोसिएट करता है ए प्लस एंड बी माइनस में, तो दिस इज द केस ऑफ डिसोसिएशन। और इस समय जो आयंस प्रोड्यूस हुआ, ये नंबर आपके पास है आयंस के 2। इस समय बोला गया कि वांट ऑफ फैक्टर ग्रेटर देन 1 होगा। अगर आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं 2 या 2 से ज़्यादा 3, तब हम लोग कहेंगे कि इसमें आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। और इसके केस में बोला गया कि अगर आपके पास पहले से कोई सॉल्यूट है ए और उसका एक दूसरा मॉलिक्यूल ए, और ये आपस में कंबाइन होकर के एक डाइमर बना लेता है, ये वर्ड ध्यान में रखना है। दो एटम, दो मॉलिक्यूल अगर आपस में मिले तो उसको कहते हैं डाइमर। 3 मिलता तो ट्राइमर, ढेर सारा मिलता तो पॉलीमर। तो ऐसा सिचुएशन है। तो स्टार्टिंग में आपके पास कितना था? तो एन का वैल्यू कहेंगे कि स्टार्टिंग में 2 था, बाद में 1 हो गया, तो इसको कहते हैं हम लोग एसोसिएशन। तो ये सिचुएशन कहलाता है एसोसिएशन। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पार्टिकल्स आपस में कंबाइन किया है। और ये सिचुएशन कहलाता है डिसोसिएशन। यहाँ पे हो रहा है डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, दो हम लोगों के पास कंडीशन आया। डिसोसिएशन के केस में वांट ऑफ फैक्टर ग्रेटर देन 1 होगा, एसोसिएशन के केस में वांट ऑफ फैक्टर स्मॉलर देन 1 होगा। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है अल्फा। इसमें फॉर्मूला बोला गया I-1 अपॉन n-1, ये अल्फा का कैलकुलेशन का फॉर्मूला होगा। और इसमें अगर अल्फा कैलकुलेट करना है तो इसमें बोला गया I-1 बाय 1/n-1। दोनों के अल्फा के कैलकुलेशन का ये फॉर्मूला है जो ज़रा सा अलग आपको दिखेगा।
यहाँ पे अल्फा में क्या है i-1, यहाँ भी अल्फा में i-1, लेकिन यहाँ n-1 और यहाँ 1/n-1। और n कैसे, तो स्टार्टिंग में कितना नंबर ऑफ मोल्स है, यहाँ n कैसे, तो बाद में कितना नंबर ऑफ मोल्स है। इस दोनों के मुताबिक, दोनों के अकॉर्डिंग आप सवाल बना सकते हैं। एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन का ये केस है, और इसकी वजह से क्या टॉपिक आता है अपने पास, एबनॉर्मल मोलर मास है। एबनॉर्मल मोलर मास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अगर यहाँ से हम लोग सारा थ्योरी डिवाइस कर लेते हैं, तब सॉल्यूशन चैप्टर का न्यूमेरिकल आप बनाएंगे तो बहुत सारा न्यूमेरिकल आपसे बन जाएगा। तो आने वाले वीडियोस में इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे हम लोग, जो इसका एप्लीकेशन कह सकते हैं, और क्या क्या थोड़ा से थ्योरी में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उसके बारे में भी। और कुछ क्वेश्चंस जो अपने पास आएंगे, उन क्वेश्चंस में आपको एक इम्पॉर्टेंट लॉ भी हम बताएंगे, रॉल्स लॉ। एक्चुअली सारे लॉज को ना कलेक्ट करके एक कंबाइंड वीडियो बनाना चाहते हैं, वो कॉन्सेप्ट बिल्डअप आपका हो जाएगा। जैसे 12th क्लास में देखें तो जितने लॉज हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, सबको कंबाइन करके एक वीडियो में ला देंगे, तो होगा क्या कि आपका लॉज बेस्ड जो क्वेश्चन आने वाला है वो एकदम हमेशा कवर होता रहेगा। 11th में ज़्यादा लॉज है, 12th में कम है, इसलिए वैसा हम लोग करेंगे। तो इससे आगे फिर अगले वीडियो में न्यूमेरिकल मिलेगा, और फिर अगला चैप्टर अपने पास जो 12th का होगा, वो चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर लेंगे, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर लेंगे, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो कंटिन्यूअस आपको मिलते रहेगा। थैंक यू।